30 साल से बहस चल रही है, नहीं दिया गया और आगे आने वाले 100 साल भी ना महिला आरक्षण पास होगा और ना यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन 70% आज भी घटनाएं हैं जिसमें महिलाओं के प्रताड़ना का एक बहुत बड़ा कारण है। कोई ज़रूरत नहीं है एनसीडब्ल्यू की इस देश में, जहां पर दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जाता है, एक लेटर नहीं लिखा जाता है, किसी को बुलाया तक नहीं जाता है, उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। तो ये एक पैट्रियार्की का जीत है, क्योंकि कोई भी महिला एक महिला के खिलाफ खड़े होने का उसका एक मानसिकता ऐसा क्यों हो गया। पिछले 20 साल से 25 साल से इस देश की तमाम राजनीतिक दल जिस किस्म के चुनावी घोषणाएं, जिस किस्म के वायदे, जिस किस्म के हर बार कहते हैं कि हम महिलाओं को विधानसभाओं में और संसद में 33% आरक्षण देंगे, लेकिन दोस्तों, साथियों, ये अधिकार महिला आरक्षण का विधानसभाओं में और संसद में, मैं ये समझता हूं कि अब तक 30 साल से बहस चल रही है, नहीं दिया गया और आगे आने वाले 100 साल भी ना महिला आरक्षण पास होगा और ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, ना 370 हटेगी और ना अयोध्या का राम मंदिर बनेगा। और जिस भी राजनीतिक दल में यह हिम्मत हो कि वो महिला आरक्षण बिल पास कर दे, वो आगे आए। और इसमें तमाम राजनीतिक दल वैचारिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को छोड़ करके भी, मैं ये कह रहा हूं और सबके सामने कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि महिला आरक्षण बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाले 100 साल भी पास नहीं होगा, नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा खेल, राजनीतिक खेल सत्ता का है और जो पुरुष सत्ता स्त्रियों को गुजारे भत्ते तक का अधिकार नहीं लेने दे रही, सौतेली बेटियों को गुजारे भत्ते तक का अधिकार नहीं लेने दे रही, वो सत्ता में आपको 33% सत्ता का अधिकार देगी। 96% पूंजी इस देश की मर्दों के हाथ में, आज भी 96% विवाह के माध्यम से, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के माध्यम से हमने तमाम देश की स्त्रियों की देह पे कब्जा किया और उत्तराधिकार कानूनों के माध्यम से हमने इस देश की, इस राष्ट्र की पूंजी पर कब्जा किया हुआ है। और उसी कब्जे का ये असर है, ये परिणाम है कि संसद और विधानसभाओं में अभी भी पुरुषों का कब्जा है 92%। और डर ये है दोस्तों कि 8% महिलाएं सीधे चुनाव में जीत करके आ जाती हैं और 33% ये आरक्षण अगर और महिलाओं को दे दिया गया तो 41% प्रेजेंस महिलाओं की संसद और विधानसभाओं में होगी। और इस बार की राजनीतिक सत्ता को छोड़ दीजिए तो पिछले 20-25 साल से कोई राजनीतिक दल इस देश में ऐसा नहीं है जिसके पास 41% सांसद अपने। आज भी किसी भी महिला को, वो कितने बड़े पोस्ट पर चले जाए, अगर उसकी अपना एक डेजिग्नेशन है तो वो पति के नेम प्लेट के नीचे उसके डेजिग्नेशन का या उसके नाम से अगर वो फ्लैट अलॉट है तो भले उसके नाम से वो तख्ती आज चिपका दी जाती है क्योंकि वो उसके खुद के नाम से अलॉटेड है। अदरवाइज आज भी महिलाओं के नाम से उसका घर नहीं जाना जाता, चाहे वो पिता के द्वारा दिया गया उपहार के तौर पे हो, कुछ भी हो। परिस्थितियां कहीं ना कहीं जाकर के उस जगह जाकर के कहीं ना कहीं थम सी जाते। रही बात आरक्षण की, बात करते हैं। अगर आज आरक्षण हो जाए तो शायद मैं भी कहीं चली जाऊं। तो ये सबसे पहले बड़ी बात है कि आज आरक्षण नहीं है, इसीलिए शायद मैं अभी आयोग देख रही हूं, नहीं तो शायद मैं भी विधानसभा और लोकसभा में होती। ये एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ जो दर्द है, मैं माफी चाहती हूँ यहाँ के एक तबके से, क्योंकि ये महिला के लिए भी बहुत कष्टकारी है। क्योंकि मैं आयोग में हूं, मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आज जितनी घटनाएं घट रही हैं महिलाओं के ऊपर, उसके बाद मैं आरक्षण पे जाऊंगी, उस घटनाओं में मेरा अपना, जब मैंने सर्च किया तब देखा 70% घटनाएं महिलाओं के ऊपर होने वाली प्रताड़नाएं जो हैं उसके पीछे कारण महिला होती। क्षमा चाह करके कहती हूँ कि कुछ बहनों को बुरा लग सकता है,
लेकिन 70% आज भी घटनाएं हैं जिसमें महिलाओं के प्रताड़ना का एक बहुत बड़ा कारण है। हम कहते हैं जब हम यहीं पर, हम क्यों नहीं यहीं पर, हम कहते हैं कि हम वहां जाकर के बहुत बड़ा तीर और तलवार चला देंगे संसद में। क्या आज वहां पर महिलाओं की संख्या नहीं है? क्या वहां की महिलाएं आज भी किसी भी दल से हों, वो सारे दल की महिलाएं जब अपनी जरूरत होती है तो संसद के सारे, सदन के सारे जीते हुए लोग अपनी जरूरतों के अनुसार क्या एक मत नहीं होते? तो आज क्यों ऐसी बेचारगी और क्यों आज ऐसी जरूरत आन पड़ी कि हम बाहर की एक आम महिलाओं की तरफ देख रहे हैं कि वो मशाल उठाए। संसद में जो बैठी हुई महिलाएं हैं चाहे किसी भी दल से, उन्होंने एक दूसरे का हाथ क्यों नहीं थामा कि यहाँ पर भी हमारे जैसी बहनें, जो हम कम से कम अपनी ताकत से वहां पहुंच चुके हैं, हमारे जैसे या हम जैसे बनने वाली बहनें भी हम तक पहुंच सके, उनके लिए उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? पुरुष नहीं उठाएंगे क्योंकि आज जो रोटेशन की, जो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो रोटेशन की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किसी को भी कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जो सरकार अभी इस समय है, मौजूदा सरकार, उसकी तो परिभाषा में ही स्त्री नहीं आती है जी। उसकी परिभाषा जो है, जो वैचारिकता है, जो उसकी जो बुनियादी सोच है, उसमें महिलाएं बिल्कुल माइनस है। महिलाओं की भागीदारी वो कभी भी नहीं चाहेंगे और महिलाओं की आवाज़ तो वहाँ उठेगी तो जिस तरह से जो दबी हुई आवाज़ में या कभी कभार एक आध शब्द बोलने की जो उनको इजाज़त दी जाती है, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी और तमाम उनकी जो महिलाएं हैं, वही तक रहेगी। एक बात मैं यहाँ पर नोट करना चाहूँगी जो सुषमा जी ने अभी अपनी बात में कही। NCW की मेम्बरान के रूप में हम चाहते थे कि वो और इस पर प्रकाश डालेगी और महिलाओं की जो भागीदारी वहाँ होनी चाहिए, 33% में की भागीदारी जो होनी चाहिए, उस पर उनका जो NCW का जो स्टैंड है उसे हम सुनना चाहते थे। लेकिन उन्होंने दूसरी ही बात कही, वो तो आरक्षण विरोधी खेमे में जा बैठी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो 70% जितनी भी उत्पीड़न की जो मुद्दे आए हैं सामने, जो उत्पीड़न की केसेस आई हैं, उसमें महिलाएं ही शामिल हैं। बताइए, ये अगर सोच लेकर हम NCW में बैठे हैं तो क्या उम्मीद करेंगे हम NCW से? ताला लगा दीजिए जी, ताला लगा दीजिए, हम बहुत खुश हो जाएंगे, ताला लगा दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है NCW की इस देश में, जहां पर दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जाता है, एक लेटर नहीं लिखा जाता है, किसी को बुलाया तक नहीं जाता है, उनकी सुनवाई तक नहीं होती है। पिछले 25 साल से रजनी और हम ये बात लेकर जाते हैं और इतनी केसेस उनको दी जाती हैं, तब भी एक भी आवाज़ या एक भी चिट्ठी लिखी नहीं जाती है। क्या ज़रूरत है? अपनी पार्टी का एक तमाशा बनाकर वहाँ पर बिठा दिए हैं कुछ महिलाएं जो कि इस तरह की बात करती हैं कि महिलाओं का शोषण कर रही हैं। ये पुरुषवादी सोच कितनी हावी है हमारे ऊपर, और ऐसी ज़्यादातर महिलाएं आपको मिलेगी क्योंकि उनका पूरा जो कंट्रोल है वो पुरुषों के हाथ में है। उनकी कोई आवाज़ ही नहीं है, और जब वो उठने की कोशिश करती है बेचारी, अब यहाँ उनके लिए बेचारा शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो बेचारी हो जाती है और वो उन्हीं की भाषा में बोलने लगती है। जैसे कि आरक्षण के लिए उन्होंने यही बात कही कि वहाँ पर 5 साल के बाद अगर बदलता है, उम्मीदवारी बदलती है तो कौन इसको मानेगा? तो आवाज़ हमारी उनके साथ खड़ी हो गई। हम नागपुर में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो 8 प्रस्ताव पारित किए, उनमें से 7वां प्रस्ताव ये महिला रिजर्वेशन पर था, जिसे सुलोचना बाई डोंगरे ने प्रस्तुत किया था। और उस समय उन्होंने ये जो बात रखी थी, उस बात में उन्होंने रखा था विधायक में महिलाओं का रिजर्वेशन होना चाहिए, नौकरी में होना चाहिए, एजुकेशन उनका पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब तमाम कोने पर, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो संसद है। उन्होंने ये बात भी रखी कि एक अनपढ़ आदमी की बजाय अगर एक औरत को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो वो बहुत ही यूज़फुल होगा कि औरत उस अनुभव को बहुत अच्छे से शेयर कर सकती है। क्योंकि क्यों हम रिजर्वेशन मांगते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर
जितने भी लोग हैं वो उस समुदाय और उन जमातों से नहीं हैं जिनके लिए कानून बनाए जाने की ज़रूरत है। अगर कोई गरीब, उत्पीड़ित या वंचित समाज के लोग हैं, उनको सही रूप से रिप्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में अभी तक लोग वहाँ मौजूद नहीं है। बेशक राजनीतिक रिजर्वेशन है, उस राजनीतिक रिजर्वेशन में भी पार्टी लेवल पे जो नुमाइंदगी होती है वो अपने पार्टी के कंट्रोल में होता है। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलता है, उसमें सभी समुदाय की महिलाओं को अगर समानुपातिक रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वो अपने समुदाय के दिक्कतें और मुश्किलें और या उनकी जो ज़रूरतें हैं उन पर वो कानून बनाने के लिए वहाँ पर उपस्थित होंगी। सिसकता रहेगा मानस समय की धार से कब तक, अंधियारे को चीरकर उजाला होगा कब तक, अंधियारे को चीरकर उजाला होगा कब तक। ये मेरी पंक्तियां हैं, ये एक आरक्षण को लेकर एक है, लेकिन उम्मीद और आशा और विश्वास ये है आज के समय में महिलाओं के अंदर भी जो विरोध करने की, प्रतिरोध करने की एक धारा जो बहने लगी है। अगर एक बिल्कुल एकदम एक अभी जो उदाहरण आपके सामने है बहन मायावती जी के बारे में जिस तरीके से बोला गया, लेकिन उसका जो विरोध जो समाज के अंदर नजर आया, मैं उस विरोध के ऊपर अपनी बातचीत करना चाहती हूँ। जहाँ महिलाएं कट्टरवाद की तरफ या सत्ताधारियों की भाषा बोलती हैं, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा उसको भी देखने की जरूरत है जिसमें सारी महिलाओं ने, भले ही वह किसी भी विचारधारा से संबंधित हो, बहन मायावती के ऊपर किए गए जो आक्षेप, वो जो एक टिप्पणी थी उसका विरोध किया है। अंबेडकर महिलावादी है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। ये बहुत आवश्यकता है इसको। ये अंबेडकर कितना महिला के अधिकार के प्रति, महिला के ऊपर हो रहे हर प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन हो और जो वेज पे हो, एम्प्लॉयमेंट पे, हर क्षेत्र में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो सभी चीज़ के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाई थी अंबेडकर, ये चीज़ को हाईलाइट करने का भी बहुत ज़रूरी है। और मैं बहुत चीज़ बोलने का टाइम नहीं है, मगर सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, देखो ये पैट्रियार्की का कितना बड़ा एक जीत है हमारी इस मंच पे भी हमने देख रही है। 75% जो वायलेंस हो रहे महिला के खिलाफ वो महिला ही कर रही है, बोल रही है। एक महिला की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सुरक्षित करने का एक संस्था है देश का NCW, उन्हीं की ये ऑफिशियल डेटा बोल रही है। तो ये एक पैट्रियार्की का जीत है, क्योंकि कोई भी महिला एक महिला के खिलाफ खड़े होने का उसका एक मानसिकता ऐसा क्यों हो गया, जो स्किन का ऊपर ट्रीटमेंट हमें नहीं चाहिए, हमें उस जड़ तक जाके मुद्दे को पकड़ना, इश्यू को पकड़ना, उसका इलाज करना। आप वो नहीं करेगी, आप सिर्फ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हमें नहीं चाहिए। और ये हम समझते हैं ये पैट्रियार्की का एक बहुत बड़ा चालाकी का खेल है, इसको हमें समझने का बहुत एक आवश्यकता भी है। एक ही एक बाधा है रिजर्वेशन के खिलाफ अभी खड़ा है, वो पुरुषा क्या पैट्रियार्की है। हर लोग ये सोच रहे अरे कुर्सी महिला के लिए कैसे छोड़ूं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सब लोग, सभी पार्टी तैयार है महिला आरक्षण के लिए, जो SP हो या RJD हो, वो लोग भी तैयार है कुछ ना कुछ परसेंटेज देने का, मगर पूरा देने का तैयार नहीं, क्योंकि महिला के लिए क्यों छोड़े, वो घर में रहे। तो ये एक जो अंबेडकर ने जो बोला मनुवाद महिला को एक डिग्रेड करती है, उसको हमें क्या है तोड़ना है। और तो बहुत सारी प्रकार का आंदोलन एक साथ हमें आगे लेके जाना है, करना ही होगा हमारी विमेन रिजर्वेशन, क्योंकि दुनिया आपको विवश करेगी कि आपको करना ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जितना लोग हमारी सेशन में बैठे सबको धन्यवाद।